नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर सीरीज है वो हम लोग की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, घटना सार करंट अफेयर। ठीक है, और लास्ट में जैसे ही घटना चक्र आई दृष्टि की करंट आएगी तो उसको भी मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा एक्सप्लेनेशन करके। तो आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर 13 है। और आपको पता है कि वन लाइनर पोर्शन हम लोगों ने सभी कुछ कर लिया है। हम लोगों ने राष्ट्रीय थ्योरी पोर्शन कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय थ्योरी पोर्शन कर लिया है। और आज का वीडियो शुरुआत हो रहा है आर्थिकी से। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जो भी करंट के डेटा पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग थ्योरी वाले पार्ट को आज करने वाले हैं, पहली क्लास है आज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और प्रमुख जो इकोनॉमिक्स में पहली घटनाक्रम है वो देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली घटना क्या है। तो पहली जो प्रमुख घटना है वो है हमारी खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है ना, खरीफ फसलों का। अब ये क्या चीज़ है, तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2024-25 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको एमएसपी बोला जाता है, इसकी मंजूरी 19 जून 2024 को प्रदान कर दी गई है। और एमएसपी का जो घटना है, जो मैटर है, वो चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा था, आपको पता है। अब इसमें क्या निर्णय लिया गया है, तो कैबिनेट के निर्णय में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी 5.35% बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो ये आपसे डेटा पूछे जाते हैं कि वर्तमान में धान का एमएसपी कितना चल रहा है, या एमएसपी आ जाएगा और एक तरफ फसल आ जाएगी, मिलान करना रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो धान का 2300 रुपये प्रति क्विंटल है। और धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ फसलों के एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है ना, कितनी खरीफ फसलें? 14 खरीफ फसलों की रेट बढ़ाने का निर्णय दिया गया है। इस निर्णय से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा और किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 3500 करोड़ रुपए का लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है सरकार अपना नुकसान करेगी क्योंकि वोट बैंक है। एमएसपी की सर्वाधिक वृद्धि तिलहन और दलहन में की गई है, जिसमें नाइजर सीड रामतिल में 983 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, तिल में 632 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर में 550 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि शामिल है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फसलें हैं उनका हमको डेटा जरूर याद रखना है, एमएसपी वाला। धान की बात करेंगे तो पहले 2183 था, अब जो है 2300 रुपये हो गया है, तो 117 बढ़ गया है। वैसे धान ए जो क्वालिटी का है उसका 2320 हो गया है। ज्वार पहले 3180 था, अब 3371 हो गया है। बाजरे का 2625 हो गया है, मक्के का 2225 हो गया है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको याद कर लेने हैं, एक बार देख लेना है, 2 बार लिख लोगे तो याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक, तो इतने के एमएसपी बढ़ गए। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023। तो फिर से एक इंडेक्स अपने को देखना है। 19 जून 2024 को जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत के 9 बंदरगाहों को वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, 9 बंदरगाह विश्व के पूरे टॉप 100 बंदरगाह में शामिल है, भारत के 9 बंदरगाह। इस सूचकांक को विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है अपने लिए कि CPPI 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या है कि चीन का यांगशांग बंदरगाह और ओमान का सलाह लाह बंदरगाह रैंकिंग में शीर्ष 2 बंदरगाह के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा कार्टाजेना बंदरगाह तीसरे, टैंजियर मेडिटेरियन बंदरगाह चौथे स्थान पर है। तो पहले ऊपर के 4 तो या 5 तो याद ही कर लेने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह 19वें स्थान पर रहते हुए दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में शामिल है, जबकि मुंद्रा बंदरगाह भी वर्तमान रैंकिंग में 27वें स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत का अगर पहले नंबर पे टोटल देखो, भारत के 9 बंदरगाह शामिल है, जिसमें से पहले नंबर पे है भारत में भी विशाखापट्टनम, जो कि विश्व के 19वें नंबर पे है। ठीक है, विशाखापट्टनम और मुंद्रा के अतिरिक्त 7 अन्य भारतीय बंदरगाह शामिल है, जिसमें से टॉप 100 में शामिल हुए हैं। वैसे मैंने बताया कि टोटल 9 बंदरगाह शामिल है टॉप 100 में। उन 9 में से पहले नंबर पे विशाखापट्टनम है भारत की ओर से, और पूरे विश्व में 19वें नंबर पे है। तो पूरे के पूरे बंदरगाह कौन से हैं वो देखो एक बार।
एक तो विशाखापट्टनम है, एक मुंद्रा है, एक है पीपावाव 41वें स्थान पर है, कामराज 47वें पे है, कोचीन 63वें पे है, हजीराबाद 68वें पे है, कृष्णापट्टनम 71वें पे है, चेन्नई बंदरगाह 80वें पे है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई वाला 96 नंबर पे है। तो टॉप 100 में पूरे भारत के 9 बंदरगाह शामिल है। क्लियर है? आगे देखें। अगला क्या बोला है अपना इंपॉर्टेंट घटना क्या है कि महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड बंदरगाह बनाने की मंजूरी मिली है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट घटना है कि महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड बंदरगाह बनाना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ की लागत से सभी मौसम में अनुकूल ग्रीन फील्ड बंदरगाह विकसित करने के प्रस्ताव को 19 जून 2024 को मंजूरी दे दी है। इस पोर्ट का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड BPPL करेगी, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है और महाराष्ट्र का मैरीटाइम पोर्ट के संयुक्त उपक्रम में होगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के पास क्रमशः 74% व 26% की हिस्सेदारी होगी। तो हिस्सेदारी किससे कितनी होगी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि वधावन में बनने वाला यह पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। इस परियोजना से 12 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस बड़े बंदरगाह में 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे, जिनमें प्रत्येक टर्मिनल 1000 मीटर लंबा होगा। इसमें 4 बहुउद्देशीय क्षेत्र भी होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को केवल याद रखना है कि वधावन प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाएगी। 76,200 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। तो नया बजट में ये शामिल है, ठीक है। आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना जो आपने न्यूज़ में भी काफ़ी देखी होगी। RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। ये क्या मामला है? तो मई 2024 को भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाए जाने की जानकारी दी है। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार RBI ने इतना अधिक सोना भारत के स्वर्ण भंडार में वापस मंगाया है। मार्च 2024 के अंत तक RBI के पास कुल 882.1 टन सोना था, जिसमें से 413 टन विदेशों में जमा था। आपको याद होगा कि 1991 में आर्थिक मंदी आ गई थी, जिसके चलते क्या हुआ था, PV नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने क्या किया था कि ये सोना जो है गिरवी रख दिया था ब्रिटेन, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी सुधर गई थी, ठीक है ना। RBI पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है, ठीक है। तो कुल मिला के इतना है कि 100 टन सोना ब्रिटेन से मंगवाया गया है। कब रखा गया था? तो 1991 में, जो आर्थिक मंदी आ गई थी। पंचवर्षीय योजना जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा चीजें, ठीक है। तो तब ये रखा गया था, तो अब ये मंगाया जा रहा है। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है उसमें। उसके बाद जो मैंने वन लाइनर में एक बात बताई थी आपको कि जिम्बाब्वे जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी कर रहा है। ये क्या चीज़ है? तो पहले तो आपको याद रखना है, नाम क्या है मुद्रा का? जिग है। कौन जारी कर रहा है? जिम्बाब्वे, अफ्रीका, ठीक है ना। तो जिग का जिम्बाब्वे, ठीक। अब इसमें है क्या कि अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है। इसके नाम जिग का अर्थ जिम्बाब्वे गोल्ड है, ठीक है ना। जिग का अर्थ याद रखना है ZIG। तो ZI से जिग, सॉरी जिम्बाब्वे, और जी से गोल्ड, तो जिम्बाब्वे गोल्ड है। जिम्बाब्वे को यह प्रयास अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है, जो पिछले 25 वर्षों से लगातार संकट की ओर बढ़ रही है। तो अर्थव्यवस्था को थोड़ा सुधारने के लिए जिम्बाब्वे में जिग नामक स्वर्ण मुद्रा जारी की गई है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इतना ही याद करना है, इसके ऊपर नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है, उसके बाद है अगला देखेंगे कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। जून 2024 में जारी OAG डाटा के अनुसार घरेलू एयरलाइन बाजार के मामले में भारत की स्थिति 5वें से तीसरे स्थान पर आ गई है। भारत ने ब्राजील, इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि प्राप्त की है। तो याद रखना है कि भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। पहले 5 था, 3 स्थान पर आ गया है। तो किसको पछाड़ा है भारत ने? तो ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको आंकड़े जरूर याद रखने चाहिए। उसके बाद
शीर्ष 5 घरेलू एयरलाइन बाजार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे भैया अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे हाल ही में भारत आ गया है अपना, और फिर चौथे नंबर पे जापान है, और पांचवें नंबर पे ब्राज़ील है। क्लियर है? तो ये आंकड़े आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं ग्राफ के माध्यम से, सॉरी चार्ट के माध्यम से। ठीक है, आगे देखेंगे अगला ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो एक और इंडेक्स के बारे में अपने को जानना है बढ़िया तरीके से। 9 अप्रैल 2024 को हुरून इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। तो यूनिकॉर्न जो बिजनेसमैन है उनकी संख्या में गिरावट आई है। अब ऐसा क्या है देखते हैं। इस गिरावट के बाद भी भारत अब तटीय यूनिकॉर्न में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, जिससे देश के बाहर 109 यूनिकॉर्न की सह स्थापना की है, जो भारत के अंदर 67 संख्या में है। ठीक है, और 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जो वर्ष 2022 के 68 यूनिकॉर्न में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है, चौथे पर ब्रिटेन है। तो ये आंकड़ा तो आपको याद करना ही करना है, ये वाला। इस संयुक्त राज्य अमेरिका यूनिकॉर्न पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है, भारत तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे ब्रिटेन है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है। तो अमेरिका में कितने यूनिकॉर्न है? 703, और चीन 340 यूनिकॉर्न है। ठीक है, अब भारत में 67 यूनिकॉर्न है, अब ब्रिटेन में 53 यूनिकॉर्न है। तो इस हिसाब से भारत जो है तीसरे नंबर पे स्थित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। तो दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी किसको बोलते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को। ये भी आपको ऐसे याद करना है, एज ए स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखेंगे अपना, ठीक है ना, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लेना पूरा अगर आपको पढ़ना हो तो। उसके बाद है एफडीआई पर अंकडाट की रिपोर्ट 2024। एक और रिपोर्ट है, अंकडाट की रिपोर्ट है। ये क्या है? तो 20 जून 2024 को अंकडाट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है अंकडाट, ठीक है, द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत एफडीआई के मामले में वैश्विक स्तर पर 15वें स्थान पर आ गया है। तो ये तो पहला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है एफडीआई मामले में पूरे विश्व में कौन से स्तर पर है? तो 15वें नंबर पे है। रिपोर्ट में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले में अमेरिका 311 अमेरिकी डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। वहीं भारत 2022 की तुलना में 43% की गिरावट के साथ मात्र 28 बिलियन डॉलर का एफडीआई 2023 में प्राप्त हो सका है। एफडीआई क्या है? तो जो लोग बाहर रहते हैं अब भारत में पैसा भेजते हैं, बस यही है एफडीआई, ठीक है ना। बाकी इकोनॉमिक्स में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी आपको इतना देखना है, एफडीआई में भारत 15वें नंबर पे है, अमेरिका पहले नंबर पे है। कितना आया, कितना डॉलर गया, ये कुछ नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद है वर्ष 2022 में 49 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ था और उस समय एफडीआई के मामले में भारत की रैंक 8वीं थी। तो 2022 में भारत की रैंक बढ़िया थी विश्व के मामले में, लेकिन अब क्या है, 15वें नंबर पे है। इस रिपोर्ट में ब्राजील शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता में 5वें स्थान पर है, हांगकांग चौथे पर है, सिंगापुर तीसरे पे है, चीन दूसरे स्थान पर है। तो पहले नंबर पे अमेरिका है, चीन दूसरे नंबर पे है, सिंगापुर तीसरे नंबर पे है, हांगकांग चौथे नंबर पे है, ब्राजील 5वें नंबर पे है। अब भारत जो है वो आपका 15वें नंबर पे है। कौन सा नंबर है? 15वें नंबर पे भारत का है, ठीक है। तो ऊपर के 5 भारत का तो जरूर याद कर लेना है। क्लियर है? तो एफडीआई वाला भी मामला क्लियर हो गया। तो आज के हमारे जितने टॉपिक थे समाप्त हो गए। आज बहुत ही कम टॉपिक थे, ठीक है। अगले टर्न पे इकोनॉमिक्स या आर्थिकी वाला पूरा जो थ्योरी है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा सा और बचा है आर्थिकी में, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पे चलेंगे। पिछले 6 महीने का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी करंट भी एग्जाम में आता ज़रूर है। क्लियर है? तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।